कि महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो मराठी बोलना अनिवार्य है। कैसे देखते हो कि क्या पंजाब में पंजाबी बोलना जरूरी है? वो एक एलिगेशन लगने वाली बात है, वो अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर लगे चला था कि भाई जब आपने देखा कि जो पंजाब का जो यूथ है वो बाहर देशों में जा रहा है। जी जी जी। अब जब हमारे को यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी भाई पंजाब हरियाणा, अब उसके बाद जब पंजाब बाहर जाने लगा, हरियाणा में भी ये ट्रेंड चला। जो हरियाणा में अभी रौनक खत्री का आपने देखा होगा, वो मोस्टली हमें देखा जाता है कि वो ना अग्रेशन की तरफ जाते हैं कि अगर अगर बच्चों को कोई इंसाफ दिलवाना है, उनकी आवाज रखनी है, तो वो कहीं ना अग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो आप उस चीज को कैसे देखते हो? क्या वो सही है या अग्रेशन से ही सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं या विदाउट अग्रेशन भी सॉल्व हो सकती है? देखिए आज की जो छात्र राजनीति के जो मायने हैं वही बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तभी होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में स्टूडेंट इलेक्शन भी नहीं होते। मुझे लगता है यूथ अपने वोट का ना अहमियत समझ नहीं रहा है अभी का जो यूथ है। जब 26-23 में जाके क्राइसिस फेस करता है अनएम्प्लॉयमेंट के या किसी चीज के, वही वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहा था यार ये नहीं हुआ क्योंकि तुमने 18 की उम्र में तो तुमने सही कैंडिडेट चुना नहीं। तो एक नॉर्मल से नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा आता है। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जो आपने खर्चे की बात की, जब इलेक्शन होता है तो भाई सारी चीजें खर्चे को लेकर के भाई एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई पर्चा और जो सारी चीजों को देख करके मतलब ज्यादा नहीं। पंजाब के अंदर आप ऐसे क्या मुद्दे देखते हैं जो आज के समय में एक पंजाब हरियाणा नहीं, एक पूरे देश में ही सबसे बड़ी चली हुई है बेरोजगारी। तो उसको कोटा मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने स्टेट में रह रहा है, वो स्टेट के लिए काम करेगा। अगर हम देश के लिए काम करेंगे तो देश को हमें फैसिलिटी दे। तो स्टेट का रह गया वो ग्रुप सी डी में ही लगने को रह गया, वो बेचारा कभी हमें तरक्की नहीं कर पाएगा। जब ग्रुप सी या डी में लगाने की बात आए जब तो स्टेट का लोकल लग जाए, और जब ग्रुप बी के हमारे ग्रुप के अफसर आए तो बाहर के लग जाए। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट तुम्हें दाना पानी नहीं डाल सकती। बिल्कुल हम चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे धांधली के मामले हैं और उसमें बहुत सारे पेपरों को पोस्टपोन किया गया, बहुत सारे पेपर कैंसिल करते हैं जी, रिजल्ट ही नहीं आता कंपनी से। पीयू में हाईएस्ट पैकेज अभी तक क्या गया है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन चिट एंड चैट। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अनुराग दलाल, ये एक इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के 2024 से 25 तक। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इनका पॉलिटिक करियर शुरू हुआ। सो वेलकम आवर चैनल सर। थैंक यू। सो आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपकी जर्नी पॉलिटिक्स में ही कैसे शुरू हुई? देखिए जब मैं 2014 में 12th करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में गया ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पे भी हमारे मतलब पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक। और फिर उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा गैप भी लिया और फिर MSc के बाद फिर कोरोना के बाद मतलब मैं नेट क्वालिफाई करके पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए आया। ओके। तो फिर उसके बाद मेरे को यहाँ भी लगा कि भाई हाँ हम यहाँ भी एक्टिव हैं क्योंकि मेरे काफ़ी यहाँ पे दोस्त थे, फिर मिले और हमने एक मतलब एज ए मतलब स्टूडेंट भी काम भी किया बच्चों के लिए कि भाई हम क्या क्या काम कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो फिर उसके बाद हमने सभी ने मतलब 2 यार दोस्त थे भाई बोले कि इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर मैंने सो आपने इंडिपेंडेंट ही क्यों सोचा? आपको किसी पार्टी की तरफ से, जैसे जो कॉलेज में जो पार्टीज होती है ABVP, NSUI, एक मल्टीपल पार्टीज होती हैं, आपको ऐसे किसी पार्टी की तरफ से अप्रोच नहीं किया गया या आपकी खुद की एक एम था कि मैं इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ना चाहूंगा? नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ कि जो हम पहले पार्टी में थे कि जब वहाँ से हमारे को टिकट नहीं मिली, ओके, तो फिर हमने ये बोला कि भाई हमारे सभी ग्रुप ने या सभी यार भाइयों ने मतलब मिलके ये किया कि भाई हम सभी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक। तो उसके साथ अलायंस था हमारा, हिमसू पार्टी थी और सोपू पार्टी थी। ओके। उसके साथ अलायंस था हमारा और सोपू पार्टी से जो जनरल सेक्रेटरी पे लड़ रहे थे तो हम साथ ही थे। ओके। तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट था तो उन्होंने पार्टी थी। तो लेकिन ये भी था कि भाई जो आजकल यूनिवर्सिटियों में जो एक पार्टी नहीं रही, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। ओके। हाँ जी, कि मतलब अलग अलग एक ही पार्टी में 10-10 ग्रुप हो गए हैं, गुट बन चुके हैं। हाँ गुट बन चुके हैं। ठीक है। और उन गुटों की भी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हैं। ठीक है। और तो फिर हमने उससे निकल के फिर हमने अपना खुद का इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि भाई हम खुद ही लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि हर एक पार्टी के अंदर एक अलग पॉलिटिक्स चलती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है। इसी के दौरान आपने सोचा कि आप इंडिपेंडेंट जाना ज्यादा पसंद करें। तो जैसे कि अब आप इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बने तो कहीं ना कहीं अब वहाँ ठहराव आया उन गुटों में या और कहीं ना कहीं उनके अंदर भड़काव आया? नहीं, देखिए वो उनकी गुटों की कभी भी राजनीति खत्म नहीं होगी। एक्चुअली आज की जो छात्र राजनीति के जो मायने
मायने हैं हाँ। वही बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ओके। जो पहले छात्र राजनीति सिर्फ छात्रों को लेकर के की जाती थी, हाँ जी। आज के समय में अथॉरिटी को लेकर की जाती है। ओके। कि भाई अथॉरिटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ओके। लेकिन आज के समय में मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की जो आवाजें हैं वो बहुत बुलंद नहीं रही जी। कि आप ये सोचें कि भी हाँ उनको, चाहे वो छात्र राजनेता को दबा देते हैं या फिर बच्चों की आवाज को दबा देते हैं। आपको मतलब पता भी होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में स्टूडेंट इलेक्शन भी नहीं होते। राजस्थान है, पटना है, यहाँ नहीं होते हैं। रीजन क्या है सर इनके? अभी देखिए पटना में लास्ट ईयर स्टार्ट हुए, पटना यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। जी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले बंद हो गए। देखिए इसके पीछे का रीजन एक सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारें हैं उनको डर लगने लग गया है कि जो नई पीढ़ी आए आगे। और दूसरी बात ये भी हो चुका है कि भाई जो मतलब सरकारें डर रही हैं कि भाई खून खराबा या आज के युवा का पेशेंस है जो उस हिसाब से, तो जैसे पंजाब में पहले भी होते थे, हरियाणा में बहुत साल पहले इलेक्शन होते थे, लेकिन अब कुछ ही मतलब चुनिंदा कुछ रह गई हैं यूनिवर्सिटीज रह गई जिनके अंदर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चुनाव हो रहे हैं। ओके। तो पर उनके अंदर भी शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होते हैं। हमने ये देखा उनके अंदर भी, जैसे आपने कहा कि दंगा होता है, लड़ाई होती है। तो ऐसा क्या युवा को इस टाइम इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ के छात्रों को ऐसा क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहाँ के प्रेसिडेंट्स को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं? नहीं देखिए, वो आज के समय में जो हमारी जो यूथ में पेशेंस की बहुत कमी आ गई है। बिल्कुल ठीक है कि भाई एक छोटी सी बात पे आप रोड पे जाते हुए देखते हैं कि कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। कि भाई किसी की अगर गाड़ी लग जाए, अरे वो गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उससे लड़ते हैं, बिटते हैं, मारते हैं, भिड़ जाते हैं, वो सबसे बड़ी आज के टाइम पे दिक्कत है। पेशेंस लेवल कम हो गया। और आप ये भी समझते हो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देख के, कि कहीं ना कहीं एक उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा एक अपस्केल हो रहा है इस चीज को अगर मैं ये करता हूँ तो। देखिए वो अगर हम बात करें कि जैसे पीछे हरियाणा के एक सिंगर थे, उनके ऊपर उनके जो गाने थे वो बैन कर दिए गए थे। जी। लेकिन आज के टाइम पे वो इन्फ्लुएंस, लेकिन अपने माइंड पे भी हमें कंट्रोल करना चाहिए कि भाई हाँ हम कितना उनके गानों से या किसी की सोशल मीडिया को रील्स देख के कितना उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे कितना हम मतलब देख सकते हैं, प्रभावित होते हैं, हमें कितना फॉलो करना चाहिए। हाँ हमें कितना फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारा माइंड क्या कहता है जी, तो मैच्योरिटी वहीं आती है बच्चे में। मोस्टली छात्र नेता देखेंगे, अगर सोशल मीडिया की सिर्फ मैं बात करूं, अगर उनका अगर पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है वो सिर्फ अग्रेशन वाला, उनकी रील्स देखूं या वो अग्रेशन वाला ही क्यों दिखाया जाता है? जैसे मैं इसमें ये इन्फ्लुएंस किया जाता है बाकी छात्रों को कि हाँ जी अगर छात्र नेता है तो वो अग्रेसिव ही होगा। देखिए मतलब आज के समय में जो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जो बच्चों तक पहुंचता है, मतलब हमारी जो जनरेशन है या फिर हमारे जो लोग हैं उसको देखते हैं कि वो हाँ वो कैसा काम कर रहा है, और लोग आज के समय में उसी से जज कर रहे हैं। अगर आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हैं या कोई बुरा कर रहे हैं तो वो सारा उससे जज कर रहे हैं लोग। तो लेकिन जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं मैस कैंटीनों की आपने वीडियो मेरी देखी होगी जी, तो वो रियल गुस्सा था। क्यों? क्योंकि देखो बच्चे हैं हमारे कि भाई जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो कैसा खाना खाएंगे, तो उनके जो पेरेंट्स ने है वो यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी के लिए भेजा है, वो फीस ले रहे हैं, पैसे दे के खाना खा रहे हैं, तो उस चीज का वो फैसिलिटी नहीं दे पाए तो उनको हटा दो, बंद कर दो उनको। जी। तो मैंने जो वहाँ देखा तो वो जो रोटियों का हाल और उसके साथ तो वो मेरे को काफी मतलब उस चीज पे गुस्सा भी आया और उस चीज पे एक्शन हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि उस पे एक्शन भी हुआ कि भाई हमने जो जितनी थी मैस कैंटीने उनको, अभी जो मैस कैंटीन इंटरव्यू चल रहे थे उन्होंने बहुत सारे मैस को हमने कॉन्ट्रैक्टर को निकाला बाहर वहां से, जिनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था लास्ट ईयर, उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है आगे के लिए। दूसरी बात, उसमें जो पहले जो आटा आता था मार्केट से उसको चेंज करके बेस्ट क्वालिटी हमें लगाई गई है। राइस की क्वालिटी है वो भी मैस कैंटीनों में हमें चेंज कर दी गई है, वो भी अब बेस्ट क्वालिटी कर दी गई है। ठीक है। और भी जितने आगे से आगे हम बच्चों के लिए जितने हम काम जो बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा इसी क्वेश्चन को लेकर ऐड ऑन है, जैसे हमने अभी सोशल मीडिया की आपने बात की कि वहां से बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमने देखे हैं कि कई इन्फ्लुएंसर हैं जो प्रेसिडेंट में, अभी रौनक खत्री का आपने देखा होगा, वो मोस्टली हमें देखा जाता है कि वो ना अग्रेशन की तरफ जाते हैं कि अगर उनको अगर बच्चों को कोई इंसाफ दिलवाना है, उनकी आवाज रखनी है, तो वो कहीं ना कहीं ना अग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो आप उस चीज को कैसे देखते हो? क्या वो सही है या अग्रेशन से ही सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं या विदाउट
एग्रेशन भी सॉल्व हो सकती है हर चीज। देखिए विदाउट एग्रेशन भी अगर आप एक जगह पर बैठे हैं, मैं आपसे आके कोई बात पूछूं तो आप मेरे को सीधा सीधा आपसे रास्ता पूछूं तो ये आप रास्ता मेरे को बता दोगे कि हमें ऐसे जाना है जी। लेकिन आपसे मैं एग्रेशन में आके पूछूं तो आप ना मेरे को रास्ता बताओगे और साथ में हमारा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। जी जी जी। तो देखो मैं बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो राजनीति है वो बहुत अलग है। जी जी। वो बहुत अलग है। वहाँ की जो राजनीति है वो रौनक भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। वो चलो उसको लगता है कि उसको ऐसे राजनीति करनी चाहिए तो बड़ी अच्छी नहीं, बात है। वो राजनीति वो अपनी अच्छी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मतलब क्या वो वे सही है? मुझे मतलब ये नहीं है कि वो जैसे कर रहे हैं क्योंकि उनको बेटर अपनी सिचुएशन पता होगी, उनके छात्रों की उनकी सिचुएशन उनको बेटर पता होगी। मेरा ये वे है क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अगर आप किसी को अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी कहते हैं हाँ यार यही एक रास्ता जिससे हर चीज रिजॉल्व हो सकती है। तो क्या वो वे सही है? देखिए वो वहाँ की जो सिचुएशन है वो बेटर जानते भी हैं। हाँ जी। उसको उन्होंने वहाँ से देखा भी है तो कि भाई वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है या कैसे नहीं करता है वो हम बिल्कुल नहीं जानते इतना। वो वहाँ की मतलब स्टूडेंट जो लीडर है वहाँ जानते हैं, हाँ उनके जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ जानते हैं। लेकिन जो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी का ये है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करने को टाइम मिलता है और हमें डायरेक्शन भी मिलती है वहाँ से कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं। या जो हमारे जो पॉलिटिकल जो है कोलैब अच्छा है आपका, आपके हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छा कोलैब हाँ, कोलैब है कि और ये भी है कि अगर हम ये कहें कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन बात ना सुने तो वो भी जब उस टाइम पे जब एग्रेशन आता है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं सुनता तो एग्रेशन भी आता है। बिल्कुल। तो हमें बात करने का जैसे अभी पीछे आपको मैं बता दूं कि लास्ट कुछ दिनों पहले एक आपने सुना होगा एक एफिडेविट का मामला चल रहा था जी 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 कि जो एक बच्चों के फंडामेंटल राइट को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर के कुछ राजनीतिक दलों ने उसको लगाई, उसमें कोर्ट में अपील लगाई जिसमें उसको उनके खिलाफ आया। तो अब वो जो बात थी एडमिनिस्ट्रेशन जो हम बात करते हैं उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन से हम जो मीटिंग कर रहे थे तो उस मीटिंग में हमने बोला था कि अब एफिडेविट को बिल्कुल वापस लो, हमें ये मंजूर नहीं है जी। तो एफिडेविट पे उस पे एक दो बार बात हुई, उस पे 3-4 पॉइंटों पे सहमति कर रहे थे लेकिन हमें वो चाहिए था कि एफिडेविट आप वापस लो। बिल्कुल। लेकिन वो फिर वो मतलब अथॉरिटी में जब एग्रेशन हमारे में भी अंदर एग्रेशन आया कि वो अथॉरिटी बोली नहीं हम इसको वापस नहीं करेंगे तो हमने वो मीटिंग से उठ के हम वापस आ गए। जी जी। तो भाई हमें नहीं चाहिए वो चीज, तो उस चीज की समझ है हमारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जब एक कैंडिडेट चुना जाता है किसी पार्टी की तरफ से कि ये इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो उसमें क्या क्वालिटीज देखी जाती है? हजारों लाखों बच्चों में से जब एक कैंडिडेट चुनना होता है पार्टी ने तो वो क्या बायसनेस होती है या क्वालिटी कोई देखी जाती है? और एक इलेक्शन में, एक स्टूडेंट इलेक्शन में कितना खर्चा आ जाता है? देखिए जो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट, तो वो सबसे जरूरी होता है कि भाई वो कैंडिडेट बच्चों के लिए काम उसने पहले किया है या नहीं किया है। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों की प्रॉब्लम समझ सकता है या नहीं समझी। तो अगर वो नहीं समझा होगा, बिल्कुल नया होगा तो उसको पता नहीं कि कैसे काम करना है कैसे काम नहीं करना है जी। अब मेरे को पहले पता था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे बातें करनी है, हाँ उनसे कैसे बात करनी है और काम कैसे होगा, बच्चे के हित में काम कैसे होगा। तो उसके हिसाब से सबसे जरूरी है कैंडिडेट में कि भाई उसको बच्चों की प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन साथ ही साथ वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने खर्चे की बात की, जब इलेक्शन होता है तो भाई सारी चीजें खर्चे को लेकर के भाई एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई पर्चा और जो सारी चीजों को देख करके मतलब ज्यादा नहीं 3-4 लाख रुपए। तो एक नॉर्मल से नॉर्मल यूनिवर्सिटी में इतना खर्चा आता है? नॉर्मल यूनिवर्सिटी इसमें में आपको पर्क्स क्या मिलते हैं? बीइंग ए प्रेसिडेंट आपको एक साल क्या पर्क्स मिले? ऐसी कौन सी आपके पास पावर्स थी, फैसिलिटीज थी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आप बच्चों के हित में और आप अपने पर्सनल हित में भी यूज कर सकते थे? देखिए कभी भी मतलब मैंने अपना पर्सनल तो कभी सोचा नहीं, जो यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाने के लिए और यूनिवर्सिटी के बच्चों के हित में जो मतलब जो बात हो वो हमने रखी हमेशा। ठीक है। और बच्चों के जो भी बच्चा मेरे पास चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मेरे से कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरे को चुना गया तो एक सभी मैं मतलब पूरी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, एक ना कि भाई एक स्पेसिफिक कॉलेज का पर्टिकुलर हूँ और कि भाई ये भी कि भाई इसी बच्चे ने मेरे को वोट दिया तो इसी का काम करना है। जी जी जी। मेरे पास जो भी बच्चा मेरे पास काम लेके आया, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड था या कोई उसकी एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड था या कोई उसका कोई और मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था, तो वो मैंने सारे के सारे काम किए कि भाई। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो आगे कोई भी देखो हार जीत लगी रहती है, जी जी जी, ठीक है, लेकिन हारने के बाद भी हम बच्चों के बीच में एक्टिव रहना चाहिए और जीतने के बाद तो हम बच्चों के बिल्कुल हैं ही। बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पर्सनल काम भी छोड़ के घर के मेरे जो फैमिली के
काम छोड़ के भी मैं यहाँ रहा। जी। जब मेरा टेनोर स्टार्ट हुआ तो मेरे मदर का ऑपरेशन था, तो मेरे को जाना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो भी डॉक्टर हैं और मेरे जो भाभी वो भी डॉक्टर हैं। तो मतलब मैं जब वहाँ गया तो मेरे को 3 से 4 दिन मेरे मदर के पास रहना पड़ा कि भाई जिससे भाई मतलब उनका जो रिकवरी हो रही है केयर करने के लिए। तो उसके पीछे से मतलब कुछ जो राजनीतिक दल जो चिढ़ते थे या उनको जलन थी, उन्होंने पेजों पे पता नहीं क्या चलाया। ओके। कि भाई ये तो भाग गया, ये घर हो गया, ये वो, मतलब वो काफी हेट मिला थे। लेकिन मेरे को उस टाइम पे फील हुआ कि भाई जब जो बंदा, चलो आज जिस सीट पे मैं था उस चीज पे क्या क्या सहन करना पड़ता। ओके। तो एज एन प्रेसिडेंट के कौन से पर्क्स होते हैं कॉलेज के अंदर, क्या उनको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं या कुछ ऐसे पर्क्स जो आप बताना चाहो? पावर्स भी आप प्लीज बताइएगा, आपके पास क्या कौन सी पावर्स होती हैं? देखिए, जो पावर्स है भाई, हमारे को ऑफिस मिलता है, ठीक है। सबसे जो स्टूसी पे 2nd फ्लोर पे हमारे को अलग से ऑफिस दिया जाता है, जहाँ पे हम बैठ के बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई है आता है तो हमारे से मिलने के लिए, तो उसमें जो हमारे को ऑफिस की फैसिलिटी मिल जाती है। और एक जो हमारे को खाने की जो फैसिलिटी है उसका एक आता है कि भाई 4 से 5 हज़ार रुपये अलग अलग हम खाने की जो फूड है हमारा वो हमें मिलता है। ठीक है। हाँ जी, जो स्टूसी पे दुकानों पे है वहाँ पे हम कोई भी अकाउंट एक ओपन करा सकते हैं। ओके। तो वहाँ से हमें खाने की फैसिलिटी मिलती है। और मेनली तो कोई फैसिलिटी ऐसी खास कर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है कि लो ऑडिटोरियम की पावर है कि भाई प्रेसिडेंट के पास ये है, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ये अलग अलग उनके पास बुकिंग कराने का वो है। ओके जी, ठीक है। एक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है किसी इलेक्शन के लिए और अलग अलग पार्टी से, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बायसनेस आती है कि कोई फेवरिज्म दिखाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? नहीं, देखो वो एक, अगर हम कहें तो एक हमारा संविधान भी नहीं ये बात नहीं कहता है कि अगर हम जब ये बात कहें तो कि भाई किसी की एक तरफ बायसनेस एडमिनिस्ट्रेशन करे, तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन किसी का आपको ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं? मतलब नहीं, मेरे को कोई चैलेंजेस भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो अपना काम करे। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे भी आप ना जेनजी यूथ के बीच में बहुत रह रहे हो, तो हमारा जो जेनजी यूथ है वो भी किस तरफ जा रहा है? क्या वो अच्छे की तरफ जा रहा है या वो उनकी सोच क्या है अभी, थोड़ा बता पाओगे आप? देखिए, जो मतलब आजकल ये जो चल रहा है कि भाई अगर आप देखें तो आजकल नशे का ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। बिल्कुल कि अगर हम देखते हैं तो आज के समय में जो 18, 19, जो 20 के जो हम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं फर्स्ट ईयर में बच्चे, वो उस लत में लग जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी से बच्चे से मिल जाते हैं और वो फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आपको नहीं लगता कि इसकी शुरुआत भी तो कॉलेज से होती है? बच्चा अब कॉलेज में जाता है, सबसे पहले फ्रेशर पार्टी रखी जाती है, और रखी भी यूथ की तरफ से जाती है। कॉलेज प्रेसिडेंट्स भी होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें दारू भी चलती है, सब कुछ होता है। तो आपको नहीं लगता कहीं इस चीज पे कहीं ना कहीं कुछ कैपिंग होनी चाहिए, बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल है, उसमें बाउंड्री सेट होनी चाहिए, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज की जो फ्रेशर्स है उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें दारू नहीं होती। हाँ, अगर कोई बाहर से ड्रिंक करके आ रहा है या वो आ रहा है तो वो अपना उससे आ रहा है। लेकिन आज के समय में एक ड्रिंक के अलावा आपको भी पता है कि बहुत सारे जो नशे हैं वो यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी, जिसको रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट आप इसको कैसे देखते हो और आप कैसे रोकोगे? क्या स्टेप्स आपने अभी तक लिए हैं? देखिए, जो हमने पहले अभी हमारी एक बार मीटिंग हुई इसके ड्रग्स को रोकने के लिए, तो हमने उसमें स्लोगन्स बनवाए कुछ कि भाई जिससे हमें हर एक हॉस्टल्स में, ताकि बच्चे को अवेयर करना पड़े, अवेयर हो उससे कि भाई बच्चा कि हाँ मेरे को ये चीज़ से ये परेशानी हो सकती है, ये है। और तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने चाहिए। जिसके बाद अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ प्रोग्राम रखे हैं और करवाए भी हैं। जो एक एनएसएस है वहाँ पे, एनसीसी के साथ एनएसएस है, तो उसने भी कुछ प्रोग्राम ड्रग्स के खिलाफ करवाए हैं और हमने उसमें भी खूब पार्टिसिपेट किया है। और हमने उसमें स्लोगन्स हैं उनको अवेयरनेस बच्चों के, ताकि जो हमारा यूथ है उसको नशे के खिलाफ अवेयर किया जा सके। ठीक है, मेरे अभी 2 क्वेश्चन है। आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को भी कैसे देखते हो? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जो यूथ है वो करियर का, जो अब का यूथ है वो करियर को किस
तरह देख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अभी टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अगर पहले का था, पहले का आप कंपैरिजन करोगे तो पहले कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा था या प्राइवेट जॉब या बिजनेस के लिए, पर अब गेट्स बहुत ओपन हो चुके हैं। तो अब का यूथ किस डायरेक्शन में देख रहा है? देखिए, मैं अगर आपको एक बात करूं कि जो आज के समय में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाँ 2020 जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुई है जी। साल पहले, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारे दिखते हैं कुछ पॉइंटों पे। आज भी उसमें न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी जो अप्लाई की है उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? मैं बता देता हूँ कि क्या चेंजेस होने चाहिए आपके हिसाब से? देखो, education जैसे model? उसमें जो चेंजेस है, पहले प्रॉब्लम बता दीजिए सर। देखो मैं बता देता हूँ कि जब एक तो बच्चे को प्रॉपर वे नहीं मिलता। हम जैसे मैं ग्रेजुएशन करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने बीएड भी करी, फिर मैंने नेट क्वालिफाई करके फिर मैं पीएचडी तक पहुंचा हूँ। उन्होंने क्या किया कि भाई अगर फर्स्ट ईयर आप क्वालिफाई करके छोड़ देते हो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जी। सेकंड ईयर आप करके छोड़ देते हो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल बाद डिग्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ है उसमें। जी 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 तो जी। फोर्थ एक पैटर्न बना दिया, पैटर्न बना दिया कि देखिए जो हमने खूब स्ट्रगल किया है, हमने बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं जी। कि भाई पीएचडी में कर रहा हूँ, मेरा पीएचडी का सेकंड ईयर भी चल रहा है। तो ये सोचने की बात है ना कि भाई आप कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हो, जी। स्टडी आपने क्या क्या किया है। क्या क्या? बहुत सारे सिलेबस में चेंज कर दिया गया है, जो मतलब उस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी, ठीक है। कि जिसमें भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे दोबारा विचार किया जाए इसको, और इसको दोबारा से तैयार इसको किया जाए। तो उसका रिप्लाई भी आया था कि उसमें वो कर रहे हैं कि भाई हम जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, कि भाई हम उसको भेज दी उन्होंने रिपोर्ट कि भाई हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी में जाए, अगर मान लीजिए अगर चेंजेस करना है, कोई मेंटोरशिप की जरूरत है? अगर मान लीजिए कोई 12th करके आ रहा है, कॉलेज में आ रहा है, तो कोई एक मेंटोर होना चाहिए जो उन्हें गाइड करे कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपका फ्यूचर ऐसे जाएगा। क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि ना बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर ना वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, वो कोर्स ले लेते हैं, पर बाद में जाके वो बेनिफिट नहीं देता उनको। बिल्कुल, उनको बच्चों को मेंटोरशिप और एक अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए जी। कि आप वो किस तरफ की तरफ जा सकते हैं, फ्यूचर हमारा किस तरफ है, किस तरफ। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग की तरफ बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं जी। अगर हम देखें कोई जो बच्चे यूपीएससी एसएससी कर रहे हैं वो आर्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, बिल्कुल। जो रिसर्च में जा रहे हैं वो साइंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ना थोड़ा सा बच्चों का मतलब इंटरेस्ट घट गया है पढ़ाई की तरफ। ओके। मैं यही जानना चाह रहा था कि जो आज की जेन जी यूथ है उनका किस तरफ जा रही है वो, मतलब वो ही मैं कह रहा हूँ कि भाई आज के समय में अलग अलग हैं, जैसे कोई जनरेशन है कोई स्पोर्ट्स की तरफ। आप ये देखिए कि हमारे स्पोर्ट्स में कितनी कमी आई है। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से खुद बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैनशिप थी बहुत कम रह गई है, पहले बहुत ज्यादा थी। पहले बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल। ये आंकड़े हमने भी देखे थे, आपने आंकड़े भी देखे होंगे, और आप आंकड़े को मिलाएंगे तो आज के कंपेयर करेंगे और पहले कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। अभी जो नया यूथ आ रहा है वो स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं जा रहा है, जाना नहीं चाह रहा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो अभी का यूथ आ रहा है ना 24-25 का, ये आंकड़े दर्शा रहे थे, वो स्पोर्ट्स की तरफ जाना ही नहीं आई जा थिंक रहे वो हैं। स्टडी में भी नहीं जाना चाह रहे, वो स्टडी में भी नहीं कर रहे, वो ना स्पोर्ट्स में कर रहे, वो आई थिंक पता नहीं कहाँ जा रहे, वही समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ, तो जब मैंने सोचा, मतलब मैं वहाँ गया गांव में, तो मैं कहीं गांव में बैठक में बैठा था, तो मैंने वहाँ देखा कि जो 4 से 5 बच्चे हैं, मतलब मेरे से छोटे होंगे या 1-2 साल बड़े होंगे, जी जी। तो कुछ छोटे तो कुछ बड़े भी थे। तो मैंने उनको देखा कि वो हुक्के पर बैठे हैं, ओके, जो हमारे हरियाणा में चलता है बहुत आम बात है हरियाणा हुक्का, में। तो वो आम बात है। लेकिन मैंने वो देखा कि भाई वो कॉलेज में भी नहीं पढ़ रहे हैं और वो हुक्के पर बैठे हैं, और जो 4 से 5 गुट भी है उनके साथ, कि भाई बैठा हुआ है जो उनके साथ बातें कर रहा है बढ़िया अच्छी तरह से। तो वो है एक हैरानी की बात है कि भाई बच्चे 12th के बाद या 12th में जो पढ़ रहे हैं वो आज के टाइम पे ये चलन चल रहा है कि हुक्के पे बैठे हैं सिर्फ। ये काम होता था जब ताऊ, जो जिनको हम ताऊ कहते थे ना, कि वो बुजुर्ग होने के हाँ, बाद बुजुर्ग वो होने अपनी के बाद। फैमिली सेटल कर देते थे, बिजनेस सेटल कर देते थे, बिल्कुल। तब वो अपना शाम का टाइम पीपल के नीचे बैठ के हुक्का और ताश में नहीं बताते थे। बट आजकल के जो जनरेशन 18-19 साल की उम्र में ही ये काम कर रही ये काम कर रही है, और ना वो कॉलेज जा रहे हैं ना वो स्टडी की तरफ है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो अग्निवीर जो योजना निकाली, जी, जी, उसका सबसे मतलब नुकसान हुआ है युवा को। जो युवा है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, बिल्कुल। क्योंकि पहले जब मैं गांव में रहता था तो मैं जब सुबह घूमने निकलता था तो बहुत सारा जो यूथ है वो
मतलब वहाँ पे रनिंग रनिंग करता था, आर्मी के लिए तैयारी करता था, आर्मी के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करते था। मैं थे। agree वो करता घट चुका है अब, बिल्कुल। और मतलब घट के बिल्कुल ना के बराबर हो पैशन चुका कम है। हो गया लोगों में बहुत ज्यादा। तो बच्चे वहाँ जाते थे, आगे बढ़ते थे, लेकिन अब टोटली बंद हो चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स के ऊपर कैसा प्रभाव है? जैसे अभी आपने बताया आप 4 दिन के लिए घर गए, पेज वालों ने आपको डिफेम करना शुरू कर दिया, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी। क्या ऐसे ही इलेक्शन के टाइम जो फैन पेज होते हैं एक हवा बना देते, एक चेहरे को एक जैसे कि मैं ही खड़ा हुआ, मेरे चेहरे को बहुत बड़ा हवा बना दिया कि हाँ ये एक अच्छा कैंडिडेट है। तो पॉलिटिक्स के ऊपर आजकल सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है? देखिए, मैं आपको एक इसका मतलब मेरे ही ऊपर एक जो बात है मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो जो यूनिवर्सिटी से कुछ मीडिया हैं जो यूनिवर्सिटी की मीडिया चलाते हैं, और मतलब जो यूनिवर्सिटीज में जो न्यूज़ होती है उनको चलाते हैं, और 1-2 पेज वैसे बने हुए थे जो अलग अलग पार्टियों ने बनाए हुए थे, बहुत साल से बनाए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे को कहीं एग्जिस्ट किया हुआ नहीं दिखाया ओके कि भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो Okay. जीत ही नहीं सकता। जी ठीक है। लेकिन जब हमारी मेहनत थी, मेरे साथ जितने भी साथी लगे हुए थे, जितने भाई लगे हुए थे, सबकी मेहनत थी कि जिसकी वजह से आज मैं मतलब जीत पाया। लेकिन हमें एक सबसे बड़ी हैरानी थी उस टाइम पे कि वो हमें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहते। बाकी वो तो ये तो मतलब कहीं नजर भी नहीं है आपको आसपास। मतलब इस तरह रखा गया कि भाई ये तो जीत ही नहीं सकता। जीत ही नहीं मैं सकता। इसमें ये जानना चाहिए यूनिवर्सिटी मीडिया ऑपरेट कौन करता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात एक ऑफिशियल पीयू है जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स वहाँ पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको चलाता है। यही मैं जानना चाह रहा था, जब इलेक्शन होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बायर्स होता है, जैसे आपने बताया कि आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखाई उन्होंने। नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन बायस नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वो अपने जो पेज है एक पंजाब यूनिवर्सिटी का एक ही ऑफिशियल पेज है, official.pu, और कोई भी पेज बाकी ग्रुप्स बने हुए हैं। बाकी जो अगर मैं बैठा हूँ, मैंने कोई पेज बना लिया, मेरे Okay. कोई खिलाफ बोल रहा है तो मैंने उसके खिलाफ कुछ Individual बोल बने दिया। हुए आज तक मेरी एक आदत रही है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और ना मैं पेजों की राजनीति में भरोसा रखता हूँ। बिल्कुल। और जो वो पेजेज हैं उन्होंने पूरा का पूरा मेरे खिलाफ डिफेम करने की बहुत कोशिश की हुई है कि कुछ पेजेज ने मेरी शादी दिखा दी। अच्छा। हाँ, कुछ पेजेज ने तो मेरे पर्सनल तक, जो मैंने आपको बताया कि हाँ भाई जी, हाँ जी, मतलब मेरे घर तक की मतलब वो उन्होंने वो किया, पर्सनल लाइफ पे भी अटैक किया उन्होंने। हाँ जी। लेकिन मतलब और कोई नहीं समझ सकता कि जितने मैं सहन करी है मैंने, हाँ। तो मैंने बहुत कुछ सहन किया इसी है। के ऊपर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था आज की यूथ में पेशेंस बहुत कम है, बट आपने दिखाया कि उनको जवाब ना देके आपने पेशेंस रखा। तो इसके लिए अगर आप यूथ को कुछ गाइड करना चाहो इसके ऊपर कि पेशेंस कैसे रख सकते हो, या इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो इस चीज को? देखिए, मैं बताता हूँ कि सबकी घर की कंडीशन, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये हालात सुधरेंगे। बिल्कुल। अगर किसी की कंडीशन डाउन चल रही है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, क्योंकि देखिए जो अब पेशेंस जब डाउन होता है कि जब वो बिल्कुल डाउनफॉल डाउनफॉल में होता है या फिर वो स्ट्रेस में होता है, बिल्कुल। तो वो जब स्ट्रेस में आता है तो वो पेशेंस अपना छोड़ देता है, तो वो गुस्से की तरफ या नशे की तरफ नशे भागता की है। तरफ भागते। बिल्कुल। तो उस चीज को हमें समझना चाहिए कि भाई जो स्ट्रेस आज है, किसी बात का कोई लड़ाई है, वो धीरे धीरे आएगा, अच्छा टाइम आपकी भी इस बात आएगा। से सहमत हूँ, रात के बाद सवेरा जरूर होगा, हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। एक अभी स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। एक अगर आपकी नॉलेज में हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट हुआ था अभी, बिल्कुल। कि रातों रात जंगल काट दिया गया था बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल। 400 एकड़ के करीब का जंगल काट दिया गया था और बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या उस जमीन का निजीकरण होना चाहिए था, या वो यूनिवर्सिटी के हक के लिए जैसे बच्चे लड़े थे पर्यावरण के लिए, वो सही था? देखिए, मैं इसमें एक थोड़ी सी राजनीति की आपको बात बताता हूँ। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि सेंटर में बीजेपी आने के बाद जितनी मतलब हमारे देश की नौजवानों की आवाज और बाकी जो आवाज है वो बहुत दबाया गया, दब गई है आपके कहने का दबाया मतलब? गया है उनको। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब वहाँ की जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उनकी नहीं चलने दी, हाँ, नहीं चल रही उनसे बात तक नहीं की गई, मैं आपको बता देता हूँ। जी। लाठीचार्ज भी हुआ था। लाठीचार्ज भी हुआ, मतलब उनसे एक बार कोई बात तक नहीं कही गई, उनसे कुछ मतलब सोल्यूशन उनको हो नोटिस जाता नहीं दिया गया, उनको विदाउट नोटिस Without notice। लाठीचार्ज करके वहाँ पे खाली क्योंकि वहां पर जीव जंतु भी तो काफी थे। अगर हम ये अगर देखें, किसी ये जरूरी नहीं है कि भाई आप एक आदमी का ही घर
वाइल्ड एनिमल्स को वाइल्ड भी एनिमल्स हैं, वो भी पशु पक्षी हैं वहाँ पर, जो जिन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, जो अपने रह रहे थे, लेकिन वो बहुत गलत हुआ था। और मतलब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मतलब जब ये हुआ तो काफ़ी दिन प्रोटेस्ट भी चला ये, और ये बहुत गलत हुआ था वहाँ पे, उसका भी हमने जमकर विरोध किया था। तो एक जो भी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है कि जो भाषा को लेकर कि महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो मराठी बोलना अनिवार्य है हिंदी के साथ साथ, तो इसको आप कैसे देखते हो? अगर पंजाब के अंदर आप रह रहे हो तो इस चीज को आप कैसे देखते हो कि क्या पंजाब में पंजाबी बोलना जरूरी है? देखिए, जो हमारी मतलब हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें भिन्न भिन्न जातियां हर हैं। कुछ किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदलती है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हमारे को यहाँ पर मतलब जाति में बांटा जाता है, हमारे ऊपर कास्टिज्म बांटा जाता है, हमारे अब कभी कभार मतलब हमारे जैसे आप ये बता रहे हो लैंग्वेज का आ गया है, हमारे को धर्मों में लड़ाया जाता है, वो सबसे बड़ी गलत बात है। ओके कि भाई अगर आप जैसे कह रहे हैं कि भाई जो हमारी भाषा है, भाषा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब अगर हम ये भाषा का अगर किसी के ऊपर बैरियर लगाएंगे तो वो बहुत गलत है। अगर के हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में अपने बैरियर लगाएंगे, बहुत गलत है। और हमारी मातृभाषा हिंदी है, बिल्कुल, जो पूरे देश में समझी और बोली भी जाती है, कि जिसको आप समझ भी आसानी से समझ सकते हैं और बोली भी वो जा सकती है। तो ये बहुत मतलब मैं कहूँ तो बेवकूफी वाली बात है कि एक आप इसको इस एंगल से नहीं देखते कि चलो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, पर यहाँ पे बोलने वाले इंग्लिश भी तो बोल रहे हैं, उनको कोई नहीं बोल रहा। हम किसी लैंग्वेज बैरियर में तो जाना ही नहीं चाहते, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, क्योंकि हिंदी तो हमारी सर्वोपरि है। पर आप उस दबके को हाथ डाल रहे हो जो आगे आवाज नहीं उठा रहा। मुझे इसमें दोहरापन लगता है कि अगर आप बाहर बिजनेस कर रहे हो तब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो उनसे, तब आप क्यों नहीं कह रहे हो कि मैं अपनी मातृभाषा में आपसे डील करूंगा? कई लोग मुंबई में हमने देखे जो एक्ट्रेस है वो इंग्लिश बोलते हैं, उनके ऊपर करो, उनके ऊपर जोर क्यों नहीं लगाते तब वहां पे? क्योंकि पता है कि उनके ऊपर पावर है। तो जो नहीं बोल सकता, जो छोटा दबका है, छोटा दबका नहीं है, हर दबका सही होता है, पर जो नहीं बोल सकता, जिनकी आवाज नहीं आती, उन पे आप अपना दबका दिखा रहे हो। वही है। तो मतलब जो ये लैंग्वेज का बैरियर है, ये तो पूरे भारत देश में ही नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ये तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई ये तो सभी की लैंग्वेज है। और हमारी हिंदी मातृभाषा है, संस्कृत बोलो, जिसको बोलना है बोलो। आपने तो देखो उस चीज को आपसे किसको क्या दिक्कत होती है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई जो ये सरकारें हैं, हमें कभी जातियों के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर बांटने का काम करती हैं, जो हमें नहीं बंटना चाहिए। मेरे को हमें एकजुट होकर रहना। और मुझे लगता है अगर ये इश्यूज आते भी है ना, तो किसी ना किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता होता है, कोई नॉर्मल पर्सन। आप हम दोनों ह्यूमन बीइंग एज ए नॉर्मल पर्सन, मैं किसी से जाके नहीं लड़ूंगा यार कि तू पंजाबी क्यों बोल रहा है, तू हरियाणवी क्यों बोल रहा है, तू हिंदी क्यों बोल रहा है। ये या तो कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बंदा होगा, कोई कार्यकर्ता होगा। हाँ, जो ये है, ये आप कह सकते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट है कि भाई वो जब लैंग्वेज बैरियर चले जाते हैं कि भाई ये कोई मतलब। मैं इसी के ऊपर आना चाहता हूँ, जैसे अभी आप प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ के, तो आपका मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हो, और आप अपने इस मुद्दे को अगर आगे जाके आप युवा नेता बनते हो किसी पार्टी को, तो आप इस मुद्दे को कैसे जड़ से खत्म करना चाहोगे? क्योंकि हमने देखा यूथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ना वो जाति के अंदर आना चाहते हैं, ना उन्हें लैंग्वेज के से इशू है। ये पुरानी पॉलिटिक्स विचारधाराएं चलती आ रही हैं जो वो आगे कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो एज एन युवा नेता आप इसको कैसे देखते हो और कैसे खत्म करना चाहोगे? देखिए, जो लैंग्वेज को हमें है, सबसे पहली बात तो हमें लैंग्वेज के ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए कि हमें एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो आगे वाला हमारी समझ सके और आगे वाले की हम समझ सके। That's all। उसमें कि भाई उसमें कोई बात राजनीति की आनी नहीं चाहिए कि भाई उसको हमने ये शुरुआत ही नहीं करना, मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए, मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए। ये तो मुद्दा है ही नहीं। हमें आप कहते हैं कि भाई खत्म करने की बात है, इसको शुरू ही नहीं करना चाहिए हमें इस बात को, तो कि भाई कोई लैंग्वेज के ऊपर भी कोई राजनीति हो। और जाति नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जाति, धर्म, ये तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपके पास अभी जैसे इन्फ्लुएंसर है, जैसे रौनक खत्री हो गए, आप हो गए, आप सोशल मीडिया पे हो, आप सोशल मीडिया पे आकर आप इन्फ्लुएंस करो यूथ को और बाकी जनता को कि हाँ ये कोई मुद्दा नहीं है, इसके ऊपर आपको कोई नहीं करना चाहिए, हमें जाति पर नहीं जाना चाहिए, ना लैंग्वेज पे जाना चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सुधार की तरफ हम जाएंगे, हमारा पहला स्टेप होगा। नहीं, बिल्कुल है, हमारा ये स्टेप भी है कि भाई हम इस बात में, तो जैसे
जैसे हम पंजाब यूनिवर्सिटी में रहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग तो सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें ये तो जातियों का जो बांटना है ये तो सब पॉलिटिक्स का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं आपसे इसी आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप अपने आप को एज एन पब्लिक पॉलिटिशियन देखना चाहेंगे, जैसे निर्मल चौधरी हैं, आप जानते होंगे। अब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जैसा दिखने में आ रहा है सोशल मीडिया और न्यूज़ में कि वो पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, आप क्या इस तरफ जाना चाहेंगे? पब्लिक पॉलिटिक्स में आगे अपने आप को देखना चाहेंगे? देखिए, आगे जो समय चलेगा, सबसे पहले तो मैं अपनी रिसर्च की तरफ जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी पीएचडी को डिग्री की तरफ जाऊंगा। हाँ, डिग्री की तरफ जाऊंगा उसको पूरा करने के लिए। और पॉलिटिक्स का हम देखते हैं कि कब तक जो हमारा है वो चलता है, कि भाई राजनीति के उस हिसाब से क्या हमें स्टैंड करने को लाए मिलेगा, हमें वहाँ पर काम स्टैंड करेंगे वहाँ पे हमें। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप अभी प्रेसिडेंट हो, क्योंकि इसका टर्म मेरे ख्याल से 1 साल ही होती है, उसके बाद इसके अंदर क्या करियर हो, उसके बाद आपका क्या करियर ऑप्शन है? क्या प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद आप क्या पब्लिक फिगर में जाते हो, या क्या ऑप्शन मिलता है कोई प्रेसिडेंट बनने के बाद? बहुत सारी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जब आप देखते हैं कि भाई ये पंजाब यूनिवर्सिटी की राजनीति है वो बहुत सालों से चलती आ रही है। यहाँ से बहुत सारे जो निकल के एमपी बने हैं, एमएलए बने हैं, कोई इलेक्शन लड़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी से जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और काउंसिल में जो रहे भी हैं, ओके, वो बहुत सारे अफसर भी बने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कोई एसडीएम भी बना है, कोई मतलब अलग अलग। डायरेक्ट एसडीएम बना? नहीं, एग्जाम मतलब एग्जाम देके एक नींव है ये, एक नींव है ये कि भाई आपको यहाँ पर जब आप इस पोस्ट पे चढ़ते हैं, इस पोस्ट पे मिलती है जब आपको, तो ये बड़ा लर्निंग एक फेस है जो आपको सिखाती है आपको। इसका कोई कोटा होता है, इसके कोई बेनिफिट होंगे? नहीं, कोई कोटा वगैरह कुछ नहीं होता। वो तो आपके ऊपर है कि भाई आप उसको कितना यूज कर पाते हो, कि आपके माइंड में कितना उसको ले पाते हो। अब जैसे कोई राजनीति में चला जाता है, कोई एमपी एमएलए बन जाता है, कोई बहुत सारे निकले हैं यहाँ से जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और साथ में काउंसिल में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं पीछे, तो वो एक नौकरी लगे थे वो, तो बड़ी सी पोस्ट पे थे वो। ओके, तो मतलब काफी है ऐसी बात। कहना है ग्राउंड रियलिटी का एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि जनता को सर्व करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आप स्टूडेंट्स को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो आप कहीं ना कहीं पब्लिक में जाके उनकी भी बात रख सकते हो। रख सकते हैं, बिल्कुल। उनका बहुत जरूरी भी है कि भाई उनको हमें समझ में आती है कि हम कैसे कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको बात को समझाना है। ठीक है, तो हमें समझ में आती है वो। ना सर, चलन देखा जाता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, पब्लिक इलेक्शन हो चाहे स्टूडेंट इलेक्शन हो, जो अच्छा कैंडिडेट होता है उसके रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट कोई ना कोई या तो चार्जशीट फाइल हो जाती है, कोई एफआईआर हो जाती है, कोई ना कोई एलिगेशन लग जाता है। सो इस चीज के ऊपर आपका क्या थॉट प्रोसेस, और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? देखिए, जो एक एलिगेशन लगने वाली बात है वो अभी कुछ दिन पहले मेरे ऊपर लगे, स्कैमिंग के और कुछ। तो मतलब ये तो राजनीति में एलिगेशंस की तो राजनीति ही है, ताकि भाई मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा के आपको डिफेम कर दूं, फिर मैं फेम ले लूं, ऐसा कभी नहीं होता। ताकि क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक कर्मा भी कुछ चीज है, ताकि आप किसी को दबा के या किसी को डिफेम करके कुछ नहीं कमा सकते। ये कुछ पॉलिटिशियनों को या कुछ को समझ नहीं आती है कि आप कोई मेरे को गाली देके वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा, वो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, हाँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपनी मेहनत करिए। तो लेकिन ना, जो हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो नॉमिनेशन या कोई कैंडिडेट लड़ने के जो रूल है वो ये है कि भाई उसके ऊपर कोई एफआईआर है तो वो नहीं लड़ सकता, और उसकी अटेंडेंस अगर कम है तो वो नहीं लड़ सकता, उसके कोई अगर रीअपीयर है तो वो नहीं लड़ सकता। आपको लगता है इंडिया में एफआईआर करवाना बहुत नॉर्मल सी बात है? किसी के ऊपर फेक एलिगेशन लगा के थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर डाल के एफआईआर हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, जो मतलब बहुत ज्यादा जो फेक एलिगेशन लगाना और या फेक एफआईआर कराना सबसे गलत है। ओके, बहुत ही ज्यादा मतलब हम कहें तो भाई किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि उसके एक बंदे की भी खुद की वो है, चाहे आप पॉलिटिकल कितना ही एक्टिव हो, आप कितने पॉलिटिकल मतलब पावरफुल आप कितने हो, तो लेकिन एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत भी हमें कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं अब हम आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। आप किसको अपना पॉलिटिक्स में रोल मॉडल मानते हो, या आप किसको देखते हो कि हाँ ये पार्टी या ये पॉलिटिशियन अच्छा कर रहा है, किसको फॉलो करते हो? देखिए, जो अगर मैं सीनियरिटी में जाऊं तो सबसे ज्यादा मैं मानता हूं हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं, जगदीप धनखड़ जी। आप मिले भी हैं उनसे? मैं देखा मैं काफी बार मतलब उनसे मिला हूं। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है राजनीति को देख के, वो आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, लेकिन मैं जब उनकी स्पीच में काफी बार सुनता हूँ, उनकी जो हिस्ट्री देखता हूँ कि भाई उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, तो उनसे मैं बड़ा
मतलब इंस्पायर होता हूँ कि भाई उनसे मैं मतलब उनका मैं आइडियल मानता हूँ अपना। और अगर हम देखें एक तरफ एक अगर जो उनसे नीचे तबके में पॉलिटिकल उसमें आते हैं तो लोकसभा के सांसद हैं रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कांग्रेस से हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनके भी मैं मतलब जैसे उनका काम करने का तरीका, उनका पेशेंस, जो सारी चीज़ों को देखता हूँ तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनसे पूछ भी लेता हूँ। तो मतलब लेकिन ये है कि भाई जो हमें कुछ सीखने का मिलता है। जी जी एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो हरियाणा में सीएम भी रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जी 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 जी। जो 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, तो जब मैंने उनका जो टेन्योर देखा, उनकी जो एक राजनीतिक सोच देखी, वो बहुत ही अलग है। ओके। उनसे मैंने एक चीज सीखी है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो जैसे मेरे जीतने के बाद जो मैंने आपको बताया कि डिफेम करते हैं लोग, बोलते हैं, पर्सनली भी अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको तवज्जो नहीं दी और जी। ना मैं देना चाहता हूँ। आई थिंक आप पावर नेगेटिविटी तभी बढ़ती है जब आप उनको खुद पावर देते हो। खुद पावर देते हो। तो मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, आज भी वो मतलब एज्ड हो गए हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी है उनसे कि कभी वो किसी के खिलाफ बोलते नहीं है। जैसे भी 2027 में पंजाब में भी इलेक्शन आने वाले हैं, सीएम पद के इलेक्शन आने वाले हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का ज्यादा होल्ड है अभी पंजाब में? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, इसको आप अच्छा कैंडिडेट मानते हैं? देखिए जो मतलब पंजाब में है आज के समय में जो चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो चलेगी वो बीजेपी का ज्यादा चलेगा। ओके। हाँ जी, क्योंकि जो आम आदमी से ज्यादा मतलब नाखुश हैं लोग वहाँ पे, और जो उन्होंने काम किए जो कुछ थे वो किसानों के हक में भी नहीं हुए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हमें किसान और जवान कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवानों की, जो मैंने आपको बताया कि जो जी अग्निवीर चलाई उसको डाउन किया, बच्चों को, यूथ को डाउन किया, और जो किसान जो भी ये आंदोलन कर रहे थे, तो आपको भी पता होगा कि कितने दिनों किसान आंदोलन चला था, और उसके बाद दोबारा भी किसानों की आवाज डल्लेवाल जी ने इतना बड़ा मतलब उन्होंने संघर्ष किया तो उनकी आवाज भी फिर दबाई गई। जी। पर एक बात देखी जाए, जैसे भी आपने अग्निवीर की बात करी, मोस्ट ऑफ द इंडिया वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहता है। हम देखते हैं यार वेस्टर्न में ऐसा हो रहा है। वेस्टर्न में भी तो पॉलिसी है कि यार वो लोग कुछ ईयर अपनी 2 साल या 3 साल जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में देते हैं, वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। वही सेम अगर मैं देखो अग्निवीर में बोला गया कि आपको 4 साल देने हैं, तो उस चीज को हम क्यों नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं? क्यों यूथ उसका अगेंस्ट रहता है? देखिए हर एक देश की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। अगर हम देखें तो जो हमारे जैसे अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पर लोग टैक्स भी भरते हैं, बिल्कुल, और उस टैक्स का फायदा भी उनको मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन हमारे टैक्स भरते हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उतना फायदा नहीं है जितना होना चाहिए। अग्निवीर के लिए मैं आपसे सहमत हूँ। बेसिकली क्या है कि 4 साल के लिए एक युवा उस फील्ड में गया, वो वापस आएगा, वो वापस से फिर बेरोजगार खड़ा होगा। बिल्कुल। और उसके लिए उसका कोई कोटा नहीं होगा, कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि अगर उसने कोई सरकारी नौकरी देनी है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज मैं बिल्कुल सही मानता हूँ आपकी। हाँ, ये एक आप वो कर सकते हो, एक जब बच्चा कॉलेज लाइफ में है तब आप उसका एक पार्ट बना सकते हो कि अगर आपने आर्मी की तैयारी करनी है, आर्मी का एक कोर्स लाओ, उसके अंदर जिन जिन को इच्छा है वो आए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड करो, 2-3 घंटे लगाओ, आप अपनी आर्मी की तैयारी करो, ताकि जो बच्चा एक्चुअल में जब आर्मी के पेपर दे रहा होगा तब उन्हें पता होगा कि हाँ मेरे को किस मेंटालिटी से जाना और किस लिए जाना है। अब अभी आप क्या कर रहे हो कि पहले बच्चा 3 से 4 साल कॉलेज में लगाता है, उसके बाद फिर वो 4 साल अपनी अग्निवीर में लगाएगा, जब वो 30 का हो जाएगा तब वो फिर से बेरोजगार खड़ा होगा। तो वो मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं उसमें मतलब चेंज करने की बहुत जरूरत है। बट अगर वो 4 साल लगाता है उसके बाद उसको सर्टेन अमाउंट भी मिलता है। नहीं, वो देखिए मैं बताता हूँ ना, सर्टेन अमाउंट मिलता है, लेकिन उस सर्टेन अमाउंट से क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्या अमाउंट मिलता है? मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मतलब अमाउंट में एग्जैक्ट मुझे भी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता। 10 लाख या 1 करोड़ कुछ ऐसा अमाउंट? नहीं, 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ इतना नहीं, इतना 10 लाख शायद कुछ ऐसा अमाउंट था। वो एक एज ए पेंशन मिलता है उनको कि भाई क्या कितना मिलता है। लेकिन वो देखिए एक अमाउंट से लेकर के आप कितने दिन चलेंगे? आप एक बच्चे जो पहले नौकरियां मिलती थी वो 50-55 साल चलती थी, रिटायरमेंट तक। कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते जो अग्निवीर में अगर 4 साल किसी बच्चे को यूटिलाइज कर लिया फिर वो वापस आ गया, क्योंकि उसको यूटिलाइज तो एज एन एडमिन के रोल पे किया जा रहा है, बिल्कुल, फिर वो निकल गया वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं सरकार का पैसा ही लग रहा है वहां पे। वो कहीं यूटिलाइज तो हुआ नहीं वो बच्चा।
तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो सरकार का पैसा खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। और उसमें हमें बहुत चेंज करने की जरूरत भी है कि भाई अब मतलब ठीक है सरकारें हैं चलती है, लेकिन ऐसा जो यूथ के लिए बहुत गलत है ये, बहुत गलत। अगर हम देखा जाए तो यूथ के लिए बहुत सरासर गलत है। आई थिंक अब तो बच्चे भी नहीं जा रहे उसमें। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई हम आप जैसे मैं गांव में रहता था तो घूमने निकलता था तो बहुत सारे बच्चे रनिंग करते थे, हाँ। तैयारी करते थे इस फील्ड में, लेकिन नहीं, अब नहीं है वो। अब वो भीड़ मतलब जिन ग्राउंड्स पे वो रनिंग करते थे उन ग्राउंड्स पे घास आ गई वापस। तो एज ए प्रेसिडेंट, अगर जैसे वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए तो एज ए प्रेसिडेंट क्या आप इस चीज पे जोर लगाना चाहोगे कि बच्चों के लिए आप कॉलेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ऐड की जाए जो उनके करियर बिल्डिंग के लिए हो? बिल्कुल, हमें जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो हमने प्लेसमेंट सेल के साथ मिलके एक प्रोग्राम कराया कि जिसमें भाई जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो बाकी बहुत सारी कंपनीज मतलब आई कि भाई जो कंपनियां आई वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने बहुत सारे बच्चों को रोजगार वहाँ पे किया ताकि भाई उनसे मिले, ताकि उन कंपनियों में जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो जा सकें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कैरियर से रिलेटेड है हमने उसके लिए भी प्लेसमेंट सेल जो मैम है वहाँ पे हमारे हेड है, डायरेक्टर हैं, उनके साथ मिलके बहुत सारे प्रोग्राम कराए हैं। ओके। और उसमें जो हमने लास्ट ईयर वहाँ से लेकर के अभी तक बहुत सारी प्लेसमेंट सेल्स की जो बहुत सारी कंपनियां यूनिवर्सिटी में आई भी हैं। जैसा भी हाल ही में देखा था कि सीजीसी से एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिला प्लेसमेंट कंपनी से। तो पीयू में हाईएस्ट पैकेज अभी तक क्या गया है किसी प्लेसमेंट कंपनी की तरफ से किसी बच्चे को मिला हो, जैसे साल का 1 करोड़ 2 करोड़? नहीं, गए हैं, करोड़ों में काफी गए हैं। अभी लास्ट मतलब रिसेंट ही एक बच्चे को मिला है, करोड़ में ही मिला है उसको, और उसको फॉरेन में भी मिला है काफी। ओके। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी हैं, बहुत सारे हैं। अब साइंसेज में है एक मेरे डिपार्टमेंट से है, उनको अभी फेलोशिप लगी है विदेश की और उनको बढ़िया पैकेज मिले हैं, करोड़ों में मिले हैं काफी। ओके, तो मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आता हूँ। आप पंजाब और हरियाणा के क्या मुद्दे देखते हो एज ए पॉलिटिक्स? अगर आप आज अगर युवा नेता बनते हैं किसी पार्टी से या आप इंडिपेंडेंट भी बनते हो, पंजाब के अंदर आप ऐसे क्या मुद्दे देखते हो जिसको आप रिजोल्व करना चाहोगे, या हरियाणा के अंदर आप ऐसे कौन से मुद्दे देखते हो जिसको आप रिजोल्व करना चाहोगे? देखिए, आज के समय में एक पंजाब हरियाणा नहीं, एक पूरे देश में ही सबसे बड़ी चली हुई है बेरोजगारी। जी, कैसे आप उसको सॉल्व करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि भाई हम उसको जो सोल्व करने का है उसका हमें तरीका जो अग्निवीर का हमने किया कि बहुत सारे जो देखिए अलग अलग तबका होता था कि भाई जिसका जो 10th 12th तक पढ़ पाता था वो अपने रनिंग में बेस्ट होता था, वो एक्सरसाइज में बेस्ट होता था, स्पोर्ट्समैन अच्छा बनता था। क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई जो बच्चा मतलब कम पढ़ रहा है या वो 10th 12th तक जा रहा है तो वो स्पोर्ट्समैन अच्छा है, तो उसको स्पोर्ट्समैनशिप में जाना चाहिए, अच्छी बात है, वो स्पोर्ट्स में आगे जाए। जो बच्चा रिसर्च में आगे जा रहा है उसको रिसर्च में आगे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिससे जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स की तरफ और लड़ाइयों की तरफ और मारकाट की तरफ जा रहा है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रग्स के रिलेटेड है वो तो मैंने बताया कि जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मतलब सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इनके अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि उसको कम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमें उनको रोजगार, आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने सुना भी होगा कि पंजाब में नशे की सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है बातें कि भाई अगर हम मतलब अगर देखा जाए दिल्ली से अगर हम उधर चले जाते हैं नॉर्थ में, साउथ की तरफ चले जाते हैं, या फिर हम चले जाते हैं यूपी की तरफ चले जाते हैं, उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं, तो पंजाब को देखा जाता है एक नशे की तरफ। पंजाब का तो ये हाल है कि अगर जहाँ नशे का नाम आता है वहाँ पंजाब सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। हाँ, ये है कि और लोगों के माइंड में इमेज बन गई है कि भाई पंजाब में ऐसा ही होता होगा, लेकिन मतलब इतना नहीं है कि हम कहें भाई हम बिल्कुल ही वो है, लेकिन इतना नहीं है, वो बनाया गया है। यहाँ की सरकारों का लगा लो, क्योंकि जो सरकारों के कुछ MP MLAs हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि भाई आप कहें कि भाई नहीं पंजाब में ऐसा नहीं, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो इसमें रोजगार को सर हम कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, एक अच्छा पॉलिटिशियन अपने क्षेत्र में रोजगार कैसे ला सकता है? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। क्या एक इंडिविजुअल अपने लिए कुछ रोजगार की तरफ के लिए कुछ एफर्ट डाल सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, जैसे पहले मैं जब दिल्ली में पढ़ता भी था, नेट की तैयारी भी करता था, तो मैंने वहाँ पे देखा भी कि बहुत सारे जो मेरे साथी थे SSC की तैयारी करते थे, UPSC करते थे, तो वो बहुत अच्छी तैयारी करते थे और आज कोई इनकम टैक्स
टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जी जी। उन्होंने अपनी मेहनत की। लेकिन जब हम 2016-17 में तैयारी करते थे, 18-19 में हम जब तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे कभी 35,000 पोस्टें निकलती थी, 40,000 निकलती थी एसएससी में। अब जो मतलब रह गई है 10,000 के आसपास। 10,000 भी बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, तो बहुत कम रह गई। 7,000 के आसपास भी पिछली बार 7900 कुछ आई थी, तो वो बहुत कम रह गई। अभी पंजाब में रिसेंटली पोस्ट निकली है, वो भी इसलिए निकली क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो निकली है वो कि एट द एंड गवर्नमेंट ने दिखाना है कि हमने अपनी जो वायदा किया था कि कुछ पोस्टें निकाल दी हमने जाते जाते। ये तो आप वो पोस्टों की बात करो जो सेंटर की तरफ से, जो कुछ स्टेट पोस्टें तो ऐसी है जिनके रिजल्ट आए थे, जिनकी पोस्टिंग आए थे, पर कोर्ट में केस चलता है और पोस्टें कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है। बिल्कुल है। और सबसे मतलब कुछ, अब जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो अभी एक HPSC के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी मतलब एग्जाम चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे धांधली के मामले हैं और उसमें बहुत सारे पेपरों को पोस्टपोन किया गया, बहुत सारे पेपर कैंसिल करते हैं जी, रिजल्ट ही नहीं आता। पर अगर इसमें गवर्नमेंट के नजरिए से देखा जाए, अगर पोस्टें कम करेगी उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, या तो मैन पावर की जरूरत नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ ये क्या कर रहे हैं आज के समय में, जो अग्निवीर के साथ साथ इन्होंने एक नई स्कीम निकाली है कि जो स्टेट में निकाली हुई है। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में एक HKRN निकाल दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ठीक है। इसमें मतलब उसका कोई रूल ही नहीं है कि भाई उसको कितने साल के लिए फिट करेंगे, हम कितने साल के लिए नौकरी लगाएंगे, कैसे वो नौकरी लगेगा भाई, मतलब उसके लिए एग्जाम होगा या कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, वो प्रॉपर कहीं मेंशन है भाई। वो आपने 1 साल नौकरी की या 6 महीने की, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, ट्रांसपोर्ट में हो या कई क्लैरिकल हो, कोई PN हो, वो इस कारण में पोस्ट निकाल रहे हैं। सेमी प्राइवेटाइजेशन है, मतलब सेमी प्राइवेटाइजेशन क्या, पूरा प्राइवेटाइजेशन है कि उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। और बच्चे, आप एक काम करिए ना, जैसे अग्निवीर में 4 साल के बाद निकाल देते हैं, HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में तो 6 महीने में निकाल देते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आपको प्रभाव रिजर्वेशन नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है कि रिजर्वेशन में जो कोटा मिलता लोगों को, उनको बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है, जो विदाउट रिजर्वेशन वाले होते हैं उनको नहीं मिलता, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि सबको एक लेवल पे प्ले करने का मौका मिले। देखिए इसमें ना, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है अभी, जो बीजेपी की जो चल रही है, वो तो है ही कि भाई वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दे ही रहे हैं। लेकिन जो एक गवर्नमेंट जो पर्सन है, जो गवर्नमेंट जो एक काम कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। जब आपकी पक्की एक नौकरी होगी तो आप सिक्योर होंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से अब वैकेंसीज नहीं आएंगी, हम ये समझ लेते हैं कि नहीं आएंगी। उनका रीजन भी एक क्लियर मैं मानता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपने देखो 2010 या 10 से लेके 20-21 तक ना काफी यूथ को नौकरीज दी गई हैं, और गवर्नमेंट के पास भी इतनी वैकेंसी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट जाओगे वहाँ पे यूथ ही बैठा है इस टाइम, बिल्कुल ओल्ड एज का नहीं बैठा, क्योंकि अब उसकी जगह वो कोई रिप्लेस तो करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें ही ये चीज समझ लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं है, हमें अपना कुछ खुद का देखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ क्या है, जो अगर हम इसको भरने की बात करें कि अब इसको निकाले, कि गवर्नमेंट इसको पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करे भाई, उसमें कुछ परमानेंट पोस्टें निकाले जिससे बच्चों को बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार मिले, चाहे वो अलग अलग ग्रुप में निकाल दे, ग्रुप C, D, B या A। मतलब A ग्रुप में तो बहुत सारी कम रह गई हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि जो हरियाणा में या पंजाब PCS में, पंजाब सिविल सर्विसेज में या हरियाणा सिविल सर्विसेज में आप देखें तो कभी आप उठाकर देखेंगे जब वो पोस्टें आती हैं तो कहीं 1 पोस्ट है, कहीं 2 पोस्ट है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, और उसके लिए भी लाखों लोग भरते हैं, उसके लिए भी लाखों लोग वहां पर अप्लाई करते हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हरियाणा के लास्ट कुछ दिनों में जब ग्रुप A और B के लिए हमने रिजल्ट देखा तो बहुत सारे बाहर से थे जी, अदर स्टेट से वो गुजरात कट ऑफ के लिए जाते हैं, राजस्थान, तो वो हरियाणा स्टेट से बाहर के थे। अब हमारा हरियाणा या हमारा पंजाब इतना कमजोर हो गया है कि भाई बाहर के जो लोग आके वहाँ, हमारी स्टेट्स के भी तो अदर स्टेट्स में जाते होंगे। ये तो कुछ नहीं है। अगर आप राजस्थान के देखोगे JNK में जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारी जो स्टेट्स की जो पॉलिसी है वो बहुत चेंज हो गई है। और क्या है कि भाई मतलब आज के समय में किसी की सिफारिश या वो चल के इंटरव्यू में देखिए
क्या भाई हमारे हरियाणा पंजाब का इतना कम यूथ रह गया कि भाई जो मतलब जो प्री पेपर पास करके मेंस क्लियर करके और इंटरव्यू में जा रहा है, वो इंटरव्यू तक क्लियर नहीं कर पाता क्योंकि उसको इंटरव्यू में कुछ बहाना देकर आई थिंक हरियाणा में यूथ तो रहा ही नहीं, पंजाब में तो रहा ही नहीं, वो अदर स्टेट में ही रह गया। अदर स्टेट में रह गया। अब देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमारे वाले अदर स्टेट में जाते हैं, पंजाब है, अब जो पंजाब में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बाहर ही जाएगा। अब हरियाणा का जो यूथ है वो बाहर, यहाँ नहीं उसको रोजगार इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और हर एक स्टेट को अपना कोटा दे। हर एक जो स्टेट का जो वहाँ का बच्चा है उसको कोटा मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्टेट में रह रहा है, वो स्टेट के लिए काम करेगा। अगर हम देश के लिए काम करेंगे तो देश को हमें फैसिलिटी दे। अब लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अपनी सिफारिशों पे चली हुई है, जो आज के समय में चला हुआ है कि भाई वो फोन कर देगा, ये कर देगा, वो चला हुआ है। लेकिन हमें बहुत जरूरी है ये चीजें कि हर एक स्टेट का जो उसका रेजिडेंट है उसको एक कोटा मिले। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी देखी गई थी कि जैसे यूपी में पॉलिसी आई थी कि वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स थे उनको वहाँ पोस्टिंग नहीं दी जाती थी, अदर स्टेट में दी जाती थी, क्योंकि लोकल समुदाय का, अगर मैं किसी समुदाय से हूँ, उनका दबदबा, उनके साथ मेरा लगाव और लोकल जो पॉलिटिकल प्रेशर है उनके साथ मेरा लगाव रहेगा तो मैं न्यूट्रल होकर काम नहीं कर पाऊंगा अपने एरिया में। एक ये लॉजिक देखा गया था गवर्नमेंट, ये लॉजिक भी देखा गया। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी बिहार में इलेक्शंस हैं, बिहार में अभी शायद तेजस्वी जी ने बयान दिया कि जो बिहार के लोगों को बाहर जाने की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हम यहीं कोटा देंगे, स्टेट रिजर्वेशन देंगे। तो वो जरूरी भी है। और मतलब कि जब ग्रुप सी या डी में लगाने की बात आए, जब तो स्टेट का लोकल लग जाए, और जब ग्रुप बी के और हमारे ग्रुप के अफसर आए तो बाहर के लग जाए। देखिए स्टेट अब हरियाणा पंजाब में आप देखें तो जो ऑफिसर आते हैं आईपीएस ये सब बाहर के हैं बहुत, पर जो डीएसपी एसपी लेवल के हैं वो लोकल हैं। हाँ, वो लोकल के दबके के हैं, और ऊपर जो फर्स्ट ग्रेड है वो बाहर के हैं। अब देखिए ना, तो जो अब वही बात होगी कि भाई हमारा जो यूथ है, जो हमारा जो स्टेट का रह गया, वो ग्रुप सी डी में ही लगने को रह गया। वो बेचारा कभी हमें तरक्की नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीज पे कि भाई स्टेट रिजर्वेशन करे, और हमारे जो स्टेट वाले के जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए। हरियाणा पंजाब है, अब आप दिल्ली में देख लें, दिल्ली में जो मोस्टली जो पुलिस में जाते हैं, हरियाणा पंजाब के भी काफी जाते हैं, मैंने देखा है काफी बार। हमारे चंडीगढ़ पुलिस में देखिए आप, हरियाणा के अब ज्यादा, पंजाब के भी ज्यादा है, लेकिन जो ऑफिसर है वो बाहर के हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि चेंजेस रिक्वायर्ड है, वो स्टेट की तरफ से रिक्वायर्ड है और गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से रिक्वायर्ड अलायंस होना जरूरी है। दोनों अलायंस से ज्यादा मेरे को ये भी लगता है कि स्टेट अप्रोच करे सेंटर को, सारी स्टेट मिलकर अप्रोच करे इन सब चीजों के ऊपर, रोजगार के ऊपर। सबसे जरूरी बात आप देखेंगे कि आज के समय में जो राजनीतियां रह गई हैं या पोस्टर रह गई हैं या कोई सीएम बनता है, लेकिन वो चलता कहीं और से है। जी, इसका रीजन आपको ये नहीं लगता कि सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है और स्टेट में अलग बैठी है, तो इसका रीजन ये है कि उनके वो सेंटर अपना भेजता ऑफिसर ऊपर से, स्टेट चाहता है कि हमारा ऑफिसर हो। नहीं, स्टेट भी देखिए, मैं जैसे हरियाणा में और सेंटर में एक ही सेम है, लेकिन वहाँ तो सब अलग ही चल रहा है। बाकी वो सिर्फ गुजरात और अहमदाबाद से यहाँ भेज देते हैं जी हरियाणा में, तो जिससे मतलब हमें सोचने की बहुत जरूरत है। मतलब संगठन नहीं है। हाँ, वही जैसे कॉलेज की बात करो, हर एक का छोटा छोटा समुदाय बना और वो अपना चलाना चाहता है, वो अपना चला रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो यूथ है वो पिस रहा है, टाइम निकल रहा है, एज निकल रही है, समय निकल रहा है। और उनका अब जैसे आपने कुछ दिन पहले ये मुद्दा बहुत चला था कि भाई जब आपने देखा कि जो पंजाब का जो यूथ है वो बाहर देशों में जा रहा है। जी। अब जब हमारे को यहाँ फैसिलिटी नहीं मिलेगी भाई पंजाब हरियाणा, अब उसके बाद जब पंजाब बाहर जाने लगा, हरियाणा में भी ये ट्रेंड चला, हरियाणा राजस्थान, ये जो नॉर्थ वाला हो गया, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है डोंकी जिस सिस्टम जो हम कहते हैं। हाँ, पंजाब से ज्यादा अगर आंकड़े देखे जाए हरियाणा के सबसे रियलिटी है, और ये रियलिटी भी है। और जब हमारी जो सरकारें हैं जब इस पर ध्यान नहीं देंगी तो यूथ तो रह गए नहीं। पता तो सरकारों को भी है कि एक माँ बाप अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे पे 40-50 लाख लगा के डोंकी सिस्टम से इलीगली यूएस जा रहा है। बिल्कुल पता तो गवर्नमेंट को भी है, बात सबको पता है, लोकल गवर्नमेंट को भी पता है, बट इसमें किसी का कोई ज्यादा एक्शन नहीं है। अब इसमें बच्चा पिस गया, यूएस वाले वहां से निकाल रहे बच्चे, ठीक है, कनाडा में वहां पे वीजा बंद हो गया या जैसा भी है। अब इतना पैसा लगने के बाद माँ बाप भी सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं। आप देखेंगे गाँव में जाके
रोहतक, जींद, बुजुर्ग रह गए हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, हाँ, सही बात घरों है। में बुजुर्ग रह गए हैं। बुजुर्ग रह गए हैं और गाँव वो में। भी अकेले वो भी विदाउट अपने अकेले, बच्चे को। और जिसका एक घर में एक ही बच्चा है वो भी बाहर जा रहा है, वहाँ उसको भी बाहर भेज रहे हैं। तो जब मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं देंगी, यहाँ का रोजगार नहीं देंगी, तो कोई मतलब वो बाहर ही जाएंगे। एक बात तो बहुत क्लियर है जो यूथ को समझने की जरूरत है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, इंडिपेंडेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट तुम्हें दाना पानी नहीं डाल सकती बिल्कुल। अनटिल अनलेस तुम में कैपेबिलिटीज नहीं है। चाहे तुम प्राइवेट नौकरी करो, अपना बिजनेस करा करो, गवर्नमेंट नौकरी में भी तुम्हारा ही जोर लगेगा। अगर तुम बैठे हो प्रोटेस्ट के सहारे, सड़कों पे खड़े होने के सहारे कि कुछ अब नहीं कोई निकलेगा। सरकार हमारे लिए कर देगी, तो ये 50-60 साल से चलता आ रहा है। कोई भी सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती बिल्कुल। या नौकरियां नहीं बढ़ा सकती तुम्हारे लिए। देखो पहल कर सकते हो, पर मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा युवा के लिए। जैसे आप यूनिवर्सिटी से हो, तो जो कॉलेजेस में है ना, तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, तुम अपने प्रोजेक्ट्स लो, तुम बाहर के चीजें लो। कि जैसे तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट्स ले लो आप, कि मेरे को ये चीज बेचनी है, तब आपके अंदर स्किल्स आएगी और आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ या नहीं। अभी सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो वो एजुकेशन से ज्यादा स्किल सेट यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट जो एक एजुकेशन मॉडल है उसमें एजुकेशन से ज्यादा बच्चों में स्किल सेट करने की ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिकल लाइफ की ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत देखिए है। आज के समय में मतलब अगर हम देखें तो साइंसेज की तरफ हमारा मतलब जो बच्चे हैं रिसर्च की तरफ है या इंजीनियरिंग की तरफ है, स्किल्स देखें तो स्किल्स बहुत हैं जी। बच्चों में, स्किल्स बहुत हैं। हमारे यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं, कर सकते भी हैं आगे, मतलब उनको अगर आगे बढ़ावा मिले, बढ़ावा मिले। लेकिन वो कुछ न कुछ किसी कारण से या वो फाइनेंशियल कंडीशन से या वो किसी न किसी रह जाते हैं। लेकिन सरकार ऐसी ऐसी कुछ स्कीम निकाले कि वजह से बच्चों के जो स्किल्स हैं वो आगे आए। तो ऐसा नहीं आपको लगता कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स देना चाहिए कॉलेजेस को, कि आप इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स करवाओ, जैसे किसी से डांसिंग स्किल्स, जो उनकी स्किल्स रियल लाइफ बेस्ड होने चाहिए जो उनको आगे लाइफ में काम आए। जैसा भी नॉलेज नहीं लगता। फॉर एग्जांपल कहता हूँ, अभी सोशल मीडिया का चल रहा था, सोशल मीडिया का कुछ करवाओ। अगर उनसे बिजनेस का करवाना तो उनको कुछ प्रोजेक्ट, उनको कहो कि तुम बाहर जाओ, तुम ये बेचो, तुम्हें मैनेजमेंट करनी है, किसी का मैनेजमेंट कोर्स लेके आओ, तुम खुद अपनी तरफ से इनिशिएट लो, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम करियर में करना क्या चाहते हो। आई थिंक यही वेस्टर्न में होता है। वेस्टर्न में भी यही होता है, और मतलब कि सरकार उनको बढ़ावा देती है, वहाँ की सरकारें उनको बढ़ावा देती हैं। हमारी सरकारों को यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप है, इंजीनियरिंग है, चाहे उसमें कोई भी स्किल है, डांस है, जो जैसी भी स्किल उसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जैसे आज एक मैंने सुबह एक खबर सुनी, मैं जैसे ही मतलब मेरा एक थोड़ा सा शेड्यूल है कि मैं सुबह मतलब जब उठता हूँ तो उठने के बाद थोड़ा सा अखबार भी पढ़ता हूँ और साथ साथ में न्यूज थोड़ा सा मैं चला के सुन लेता हूँ, तो चला के रख देता हूँ। जब मैं रेडी होता हूँ तो वो थोड़ी थोड़ी माइंड में जाती रहती हैं। तो मैंने एक न्यूज सुनी कि हरियाणा के गुरुगांव में अभी रिसेंटली कल या परसों में एक लड़की को मतलब एक मारा गया और उसके फादर नहीं, जी जी जी, वो टेनिस प्लेयर थे, बैडमिंटन या टेनिस प्लेयर ऐसे थे। तो उसको मैंने देखा कि उसको मैंने वो जब वो सुनी तो मैं उसको देखा कि भाई इसका क्या रीजन रहा। कि वो शायद वो इंस्टाग्राम पे रील बनाने की बात थी या कुछ ऐसा था। रीजन उसका जो कल तक न्यूज में था वो ये था कि उनके फादर, उनको जो सर्कल था उनके फादर का, वो उनको ये टीज करता था कि तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। हाँ, और इस चक्कर से 2-3 दिन से उसको ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया। तो उसके बाद सीधी सी बात है कि भाई उसके मतलब कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए गए। तो मतलब ये है कि देखिए वो मतलब उस चीज को सुलझाया जा सकता था। आई थिंक यहाँ तक तो बात जानी भी नहीं चाहिए। हाँ, वही है कि हमारे, लेकिन है ना लास्ट हमारे उसमें आज के टाइम पे एक लास्ट यही कंडीशन बचता है कि मार देना। उससे पहले उस बात को समझाया जा सकता है। अगर कोई बात घर के अंदर है या कोई और है तो उसको पर्सनली आराम से बैठ के सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज के समय में वही पेशेंस की बात आती है, तो पेशेंस ना बच्चों में रहा है और ना पेरेंट्स में भी बहुत कम हो गया। वो भी देखा देखी में कहीं ना कहीं कहां से कुछ सुन रहे हैं और उसमें उस इन्फ्लुएंस में आके कोई कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा गलत है। उस चीज को समझना चाहिए और आज के यूथ को भी। दो कुछ एक प्रस्ताव जो मेरे दिमाग में भी आपसे बात करते करते आया कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटी को अच्छी जो कंपनीज है, इन्फोसिस या जो अदर कंपनीज है, उनके साथ टाई अप करके फर्स्ट ईयर से ही उनके लर्निंग प्रोसेस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसे चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए जो उनकी रियल लाइफ में जब वो कंपनी में जॉब करने के लिए जाए तो उनके लिए कुछ नया ना हो। वहीं से उनकी शुरुआत होनी जरूरी है। जैसे एक तो होता है कि डिग्री करने के बाद आप प्लेसमेंट दे रहे हो किसी अच्छी कंपनी में, डिग्री के दौरान आप किसी अच्छी कंपनी के साथ अपने बच्चों को टाई अप करा रहे हो और कोई लर्निंग प्रोग्राम वहां से आप अपने बच्चों के लिए ला रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फोसिस में जैसे इंजीनियर की जरूरत होती है, कोई अकाउंटेंट की जरूरत होती है, कोई सेल्स पर्सन की होती है, तो वो उन फील्ड्स में जाके उनको एक प्रोग्राम ऐड करते हैं। हाँ बिल्कुल है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा कि भाई हाँ आगे फर्स्ट ईयर से ही बच्चे को उसमें ढाला जाए कि भाई ताकि उसको ऐसा मतलब
मतलब नया माहौल कुछ मिले, नया ना लगे, हाँ, नया ना लगे, और उसके बाद उसको प्लेसमेंट और आसानी से हो भी जाए, और उसको थोड़ा सा अंदर मोटिवेशन भी मिले कि हाँ मेरे को इस कंपनी में जाना है। बिल्कुल। और लास्ट हाँ लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पब्लिक पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव रहेगा? जैसे भी 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं पंजाब में, जी, तो जो देखिए- यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं वहां पे जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं उनका इन इलेक्शंस पे क्या प्रभाव रहता है? देखिए अभी जितनी भी हमने बातें की, जितने भी हमने देखा कि भाई जो छात्र नेता या यूथ की हमने जो बातें की, अब जो यूथ एक यूथ की प्रॉब्लम को समझ सकता है। जी बिल्कुल। जी जी। आज हम एक एज में हैं तो हम आपकी बातें समझ सकते हैं, हमारे से 5 साल जो छोटा होगा उसकी हम बातें समझ सकते हैं, हमारे से 5 साल को बड़ा होगा उसकी बातें समझ सकते हैं। लेकिन जो आज से हम जो 70 साल हमारे से बड़ा है, जो 70 साल जिसकी एज हो गई है, उसकी प्रॉब्लम हम नहीं समझ सकते, नहीं समझ ना वो हमारी समझ सकते हैं। जी जी जी। और जो हमारे से आज के टाइम पे, अगर हमारी मेरी उम्र 27 साल हो गई है, तो अगर जो मेरे से 18 साल 17 साल 10 साल छोटा है और वो आज इस समय में 17 साल की उम्र में है, वो उसकी प्रॉब्लम हम नहीं समझ सकते हैं। जी। तो लेकिन जो हमारा यूथ है, जो हमारे जो छात्र नेता हैं, वो सभी जो अपने 5-10 साल के जो गैप वाले बच्चे हैं या उनसे सीनियर हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम को समझ सकता है और उसका सोल्यूशन कर सकता है। तो छात्र जो नेता है उसको एक एक्सपीरियंस है कि भाई उसको कैसे टैकल करना है, कैसे पेशेंस है, कैसे उसको मतलब समझाना है, बात को आगे लेके उनकी जाना है। बातों को आगे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन तक या अथॉरिटी तक कैसे पहुंचाना है, वो सबसे जरूरी है। अब सरकारें हैं, जैसे अब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें एक ऐसे मुद्दे, जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन इसी को एडम में आगे करता हूँ कि जो जैसे अगर 2027 में इलेक्शन आएंगे, अलग अलग पार्टीज अप्रोच करती होंगी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट्स को, बिल्कुल। कि हम उनको support करवाएं। उनके पास इन्फ्लुएंस है, उनके पास एक बड़ी जनता है, उनके पास बड़ी ऑडियंस है, तो उस चीज को आप कैसे देखते हो? देखिए बिल्कुल, देखिए जो मतलब हम भी जैसे मतलब देखते हैं कि जो स्टेट की पॉलिटिक्स को देखते हैं, हरियाणा, पंजाब, तो पंजाब में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो काउंसिल में यहाँ रहे हैं, वो आज के समय में MP MLAs हैं, तो उनको भी वो एक्सपीरियंस उनको काम आया यहाँ का यूनिवर्सिटी का। तो हमें भी आज के समय में ये देखना चाहिए कि जो हमारे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, तो हम वहाँ जाके उस अच्छी चीज के लिए करें, जी जी। किसी नेगेटिव चीज के लिए नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जो बरिंदर सिंह ढिल्लो, आपने नाम सुना होगा, जो PU के छात्र राजनीति में भी काफी एक्टिव रहे हैं, तो हमारे बड़े भाई हैं वो, तो उनसे हमने काफी मतलब इंस्पिरेशन ली, उनसे सीखा हमने काफी चीजें कि भाई कैसे कैसे पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहिए। वो इंडियन यूथ कांग्रेस में रहे, अभी वो रोपड़ से MLA के इलेक्शन लड़ते हैं, तो मतलब उनसे हमें बहुत कुछ चीज सीखा। उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया कि भाई यूनिवर्सिटी से निकल के अपने एरिया में काम किया, मतलब बहुत जरूरी है वो चीजें। तो उनको एक्सपीरियंस था, उनको एक्सपीरियंस है कि भाई छात्र राजनीति का भी एक्सपीरियंस है और युवा राजनीति और जो वहाँ की जो स्टेट पॉलिटिक्स है, लोकल राजनीति, वो उनको एक्सपीरियंस है। तो वो उनको बड़ा मतलब आगे लेके जाता। तो हम भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, बढ़ावा देते हैं यूथ को, बढ़ावा देते हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि यूथ, देखिए आज के समय में यूथ का जो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल जी। तो मतलब वो सबसे जरूरी है। हम भी यूथ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है यूथ अपने वोट का ना अहमियत समझ नहीं रहा है अभी का जो यूथ है, जो भी 18-19 में जो भी जंप किए ना, जो वैलिड हो गए हैं एक कहीं इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए, वो अपने वोट की अहमियत समझ नहीं रहे हैं। और फिर वही यूथ जब 26-27 में जाके क्राइसिस फेस करता है अनएम्प्लॉयमेंट के या किसी चीज के, वही वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहा था, यार ये नहीं हुआ क्योंकि तुमने 18 की उम्र में तो तुमने सही कैंडिडेट चुना नहीं। बिल्कुल। जब आपको जरूरत थी 27-28 में जाके, तब आप उस कैंडिडेट को जाके कह रहे हो कि यार तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं। क्या बात सही है या गलत है? नहीं, देखिए बहुत मतलब सही बात कही आपने कि ये बहुत गलत है। ये भाई जो मतलब आपको जो वोट है वो सोच समझ के देना चाहिए कि हाँ ये मेरे देश के लिए या मेरे लिए आगे बढ़ाएगा, मेरे स्टेट को आगे बढ़ाएगा। देना चाहिए यूथ को वोट, 18-19 से ही देना चाहिए। 18-19 से ही ये वोट देना चाहिए। आई थिंक एजुकेशन भी देनी चाहिए इस चीज के ऊपर। बिल्कुल देखिए इस पे समझाना चाहिए कि भाई हम कैसे कैसे भाई अपने आप पॉजिटिव माइंडसेट करिए अपना। ठीक है, सबका माइंडसेट अलग होगा, किसी का किसी पार्टी की तरफ होगा, किसी का किसी पार्टी की तरफ होगा, लेकिन हमें वोट जरूर करना चाहिए और उसको सही मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, चाहे वो हो आगे कुछ भी। एक सच में पावर है, लोग नहीं समझते हैं कि अगर अभी आप नहीं वोट दोगे, एक सही कैंडिडेट नहीं लाओगे, तो महंगाई कैसे कम करेगा, बेरोजगारी कैसे कम करेगा। एकदम से आप किसी बंदे को जाके 26 की एज में जाके कहोगे, आपने खुद तो उसका यूज ही नहीं किया कभी। बिल्कुल
सबसे जरूरी है ये चीजें। So, आई थिंक आज- राइट टाइम पे राइट एजुकेशन ना मिलना एक ये हमारी प्रॉब्लम रही है हाँ। लंबे समय से। लंबे समय से। तो हम यहीं पर इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अनुराग जी हमारे Thank you साथ so बने much. रहने Thank के you so लिए। much हमारे साथ थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। हैव ए Thank you. गुड डे, बाय बाय।